हेलो गाइस, मैं विनयकांत एवीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का चौथा चैप्टर वंशागति और विविधता के सिद्धांत यानी हेरिडिटी एंड थ्योरीज ऑफ वेरिएशंस, ये इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय क्वेश्चन की हम बात करेंगे। इससे पहले 3 चैप्टर के वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं जिसमें बहुविकल्पीय, अधलघुत्तरी और लघुत्तरी शामिल हैं। अगर आपने उन वीडियोज को अभी तक नहीं देखा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप जो है उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पे जाकर के आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए आज टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुविकल्पीय प्रश्न जो 1 नंबर में पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है। ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका पहला ऑप्शन है ह्यूगो de Vries, कार्ल कोरेंस, ग्रेगर जॉन मेंडल और एरिक वान शेरमैक। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन सही है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है सी है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। इसकी एक लंबी कहानी है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो अपनी एक किताब लिखी थी, उसमें जो इन्होंने सिद्धांत दिए थे, जो भी नियम दिए थे आनुवंशिकी से संबंधित, उस पुस्तक का नाम है एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। ठीक है, एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। उन्होंने जो किताब लिखी थी उसमें अपने जो नियम दिए थे, तीनों नियम, और आनुवंशिकी के बारे में जो भी लिखा था उस बुक में लिखी थी। लेकिन उसको 34 साल तक ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन बाद में ये जो 3 वैज्ञानिक लिखे, ह्यूगो de Vries, कार्ल कोरेंस और एरिक वान शेरमैक, ये 3 वैज्ञानिकों ने इस पर ध्यान दिया 34 वर्षों के बाद। तो इन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल को बताया कि यह आनुवंशिकी के जनक है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है वंशागति यानी आनुवंशिकी की इकाई है। ये 2014 और 2020 की परीक्षा पूछा गया है और ये इसके पूरे चांसेस है 2021 में आने के। इसका पहला जो ऑप्शन है गुणसूत्र, जीन प्रारूप, गाल्जी काय और जीन। ये पूछ रहा है वंशागति, यानी कि वंशागति मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं जिस प्रोसेस के द्वारा, उस प्रोसेस को बोलते हैं वंशागति। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो हम बता चुके हैं, जो हमारा एनिमल सेल होता है उसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए होते हैं। डीएनए के छोटे छोटे खंडों को हम लोग जीन कहते हैं, और जीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षणों को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया होती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा? डी होगा। राइट ऑप्शन इसका क्या है? डी, यानी कि जीन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है रुधिर वर्ग ओ वाली स्त्री एबी रुधिर वर्ग पुरुष के साथ विवाह करती है तो उनके पुत्र का रुधिर वर्ग कौन सा हो सकता है? 2011, 2016, 100% पूरी उम्मीद है कि 2021 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक स्त्री है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है, और एक पुरुष है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? AB है। इनकी अगर शादी होती है तो जो है इनके पुत्रों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? पहला ऑप्शन है ए रुधिर वर्ग, दूसरा ऑप्शन बी रुधिर वर्ग, तीसरा ए या बी रुधिर वर्ग, चौथा ऑप्शन है ए बी रुधिर वर्ग। तो इसमें क्रॉस करवाया जाता है। अभी हम आगे 1 नंबर वाले लघुत्तरी लघुत्तरी और लघुत्तरी 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें ये क्रॉस करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे हम समझ लेते हैं रुधिर वर्ग ए बी, ए बी, ए या बी या ए बी। तो इसमें बेटा सी ऑप्शन सही होगा। रुधिर वर्ग ए या बी, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी एक रुधिर वर्ग हो सकता है। अगला क्वेश्चन है संतान को पिता से कितने जीन प्राप्त होते हैं? पहला ऑप्शन 25%, 50%, 75%, 25 से 50%। ये क्वेश्चन है। देखिए, जब एक संतान पैदा होता है तो माँ का अंडाणु और जो उसका पिता है उसका शुक्राणु जब निषेचित होते हैं तो इनमें क्या होता है, आधे आधे गुणसूत्र आते हैं। यानी कि कितने जीन? 50-50% कह सकते हैं। इसका जो बी ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा। 50% पिता से कितने जीन आते हैं? 50%, और माता से कितने आते हैं? 50%। तो यहाँ पे क्वेश्चन माता भी डाल सकते हैं। माता भी यहाँ पे जैसे 2017 में पिता पूछा गया तो यहाँ माता भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, 50%। इस तरह आपको आंसर भी लिखना है ना।
कुछ बच्चे गलती करते हैं कि ऑप्शन में क्या करते हैं, वहीं पे टिक लगा देते हैं, 4 ऑप्शन लिखेंगे और 4 में ऑप्शन में यहाँ पे लगा देंगे टिक। ये गलत तरीका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, 3:1, 1:1, 9:3:1, 1:1:1:1। तो जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे डिटेल में, तब वहां पर देखेंगे कि जो हमारा टेस्ट क्रॉस का रेशियो आएगा वो 3:9:3:3:1, यानी इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी होगा, 9:3:3:1, ये होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस का अनुपात। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था 2019 की परीक्षा में? पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रभाविता और पृथक्करण यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये किसने दिया था? पहला ऑप्शन डार्विन, लैमार्क, व्रीज और मेंडल। तो आप सभी को पता है कि जो आनुवंशिकता के नियम है उनको किसने दिया है? मेंडल ने दिया है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बेटा डी। किसने दिया था? मेंडल ने दिया है। और मेंडल ने तीन नियम दिए हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी इसमें आता है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 नियम आपको याद रखने हैं। किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। इसकी जगह पे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। संतान में लिंग निर्धारण यानी कि 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। इसका मतलब पहले समझ लेते हैं। लिंग निर्धारण का मतलब क्या होता है? लिंग निर्धारण का मतलब ये होता है कि वो जो संतान है वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। इसे बोलते हैं लिंग निर्धारण। ये किससे होता है? सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं। हमारा जो सेल होता है उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। प्रत्येक सेल में 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो जो दैहिक कोशिकाएं होती हैं उनमें 46 के 46 गुणसूत्र समान होते हैं, परंतु जो हमारे लिंग गुणसूत्र होते हैं महिलाओं में और पुरुषों में अलग अलग होते हैं। 22 जोड़े गुणसूत्र समान होंगे, 22 जोड़े गुणसूत्र क्या होंगे? समान होंगे, परंतु 23वां जोड़ा भिन्न होता है। जो महिलाओं में XX होता है और पुरुषों में XY होता है, ठीक है। और XY जब संयोग करते हैं तो पुत्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पर मनुष्य में जो संतान का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? माँ के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, शुक्राणु के माप से और पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो यहाँ पे आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो पुरुष होते हैं उनमें जो 23वां जोड़ा होता है वो अलग होता है, वही डिसाइड करता है कि पुत्री होगी या पुत्र होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बेटा डी, पिता के लिंग गुणसूत्र से। किससे? लिंग गुणसूत्र से, पिता के लिंग गुणसूत्र से जो है ये डिसाइड होता है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के एक गुण प्रसंकरण में कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मजी होती है? प्रथम संतानी पीढ़ी, द्वितीय संतानी पीढ़ी, तृतीय संतानी पीढ़ी और जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी का मतलब क्या होता है? पेरेंटल जनरेशन, यानी जिनके बीच में क्रॉस हो रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं प्रथम संतानी पीढ़ी क्या होता है। जब जनक के जो गैमीट होते हैं जब वो आपस में संलयित होते हैं तो प्रथम संतानी पीढ़ी का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई महिला है, ये ए है और कोई पुरुष है बी है, तो यहाँ गैमीट जब बनेगा तो ए बनेगा और इसका गैमीट बी बनेगा। जब दोनों संलयित होंगे तो ए बी का फॉर्मेशन होगा। ए बी का मतलब दोनों अलग अलग चीजें आ रही हैं, आधे गुणसूत्र माता से आधे गुणसूत्र पिता से आ रहे हैं, दोनों अलग अलग आ रहे हैं। और ये जब अलग अलग कैरेक्टर होते हैं ना आधे आधे, तो इसे बोलते हैं विषम युग्मजी। तो यहाँ पे विषम युग्मजी किसमें हमेशा आता है? प्रथम संतानी पीढ़ी में हमेशा जो है आता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बेटा ए, प्रथम संतानी पीढ़ी। प्रथम संतानी पीढ़ी में जो है हमेशा विषम युग्मजी जो है गुण आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम के लिए कौन सा संकेत सही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2016 पूछा गया है और इसके पूरे चांसेस बनते हैं 2021 की परीक्षा में। इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसके भी 2021 में चांसेस बनते हैं। अलग अलग सेट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये नहीं कि सब एक ही में आ जाएंगे, अलग अलग सेट में पूछे जाएंगे, ठीक है ना बेटा। तो 2016 पूछा गया इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन AAXO, AAXYY, AAXXY, AAXX और X।
अभी हम इसको डिटेल में समझाएंगे तो सारे सिंड्रोम बताएंगे। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम क्या होते हैं, बार बॉडीज क्या होती हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे पूछा गया टर्नर सिंड्रोम के लिए कौन सा संकेत सही है। तो यहाँ पर देखना ये है कि जो हमारा ए लिखा है ये सब में कॉमन लिखा है, लेकिन यहाँ पे चेंज कहाँ हो रहा है, एक्सओ, यानी कि गुणसूत्र में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है। एक सेट में चेंज आएगा, या तो एक्स वाई वाई, या तो एक बढ़ेगा, यहाँ पे कौन बढ़ रहा है, एक वाई बढ़ रहा है, यहाँ पे एक एक्स बढ़ रहा है, यहाँ पे अलग से एक एक्स आ रहा है, यानी दो एक्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन होगा ए। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, जब 23वां जोड़ा होता है उसमें एक गुणसूत्र कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसे यहाँ पे लिखते हैं 44 और प्लस एक्स, यानी इसमें एक जो गुणसूत्र होता है वो अलग हो जाता है, वो चाहे एक्स हो चाहे वाई हो। यानी कि 22 जोड़े तो समान रहेंगे, लेकिन 23वां जोड़ा इनका अलग अलग हो जाता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ए एक्स ओ का मतलब यहाँ पर एब्सेंट हो गया, जीरो हो गया, एक गुणसूत्र नहीं है यहाँ पर। तो टर्नर सिंड्रोम के लिए क्या होगा, ए एक्स ओ होगा। ऐसे आप लोग इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आनुवंशिक विकार 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है। 2020 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे हमको ये देखना है कि 21वीं जोड़ी जो हमारी गुणसूत्र होगी, क्रोमोसोम होगी, उसमें त्रिसूत्रता, त्रिसूत्रता मतलब होता है एक गुणसूत्र बढ़ जाना। 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र बढ़ जाना किसका एग्जाम्पल है, डाउन सिंड्रोम का। ठीक है, ये क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और थैलेसीमिया। यहाँ पे आप लोग ऐसे याद रखिए, डाउन का मतलब होता है नीचे, लेकिन इसमें एक बढ़ जाता है, 21वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, तो इसको आप लिखिए डाउन का मतलब नीचे, इसका अपोजिट उल्टा एक बढ़ जाए। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बेटा सी, डाउन्स, क्या बोलेंगे, डाउन्स सिंड्रोम। ये थे आज के हमारे 10 एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न, जो आने वाले 2021 की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मतलब आपके नॉलेज में थोड़ा सा गेन हुआ हो, तो आप इसे लाइक करें। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को, जिससे हम लोग आपके लिए और अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर सकें। शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो जो आने वाले हैं। धन्यवाद।